आरक्षण, रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहस ना कभी रुकती ही नहीं है, खासकर जब चुनाव आसपास हों। अक्सर सुनने में आता है कि ये समानता के खिलाफ है, ये तो एक तरह का भेदभाव है। तो चलिए आज इस पर बात करते हैं, लेकिन उन रटे-रटाए तर्कों से थोड़ा हटकर एक बिल्कुल नए नजरिए से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना, कि क्या रिजर्वेशन अपने आप में अनफेयर है? हमारा संविधान कहता है कि कानून के सामने सब बराबर हैं। तो फिर ये रिजर्वेशन, ये तो उस बेसिक प्रिंसिपल के खिलाफ हुआ ना। मतलब सवाल तो वैलिड है कि एक ऐसी पॉलिसी जो खुद भेदभाव पर बेस्ड है, वो भेदभाव को खत्म कैसे कर सकती? देखिए, ये आर्ग्यूमेंट्स हम सब ने सुने हैं। कहीं ना कहीं अक्सर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर तो ये बहुत ज़्यादा घूमते हैं। जैसे कि रिजर्वेशन जाति पर क्यों, आर्थिक स्थिति पर होना चाहिए, या फिर अरे भाई 70 साल हो गए, अगर अब तक कुछ नहीं बदला तो मतलब ये पॉलिसी ही फेल्ड है। और सबसे कॉमन, सबसे इमोशनल आर्ग्यूमेंट, हमारे एंसेस्टर्स ने जो गलतियां की उसकी सज़ा आज की जनरेशन को क्यों मिलनी चाहिए। इन सभी आर्ग्यूमेंट्स पर हम लौटेंगे फॉर श्योर, लेकिन इनसे थोड़ा हटकर चलिए इस पूरे मुद्दे को एक अलग टेस्ट पर परखते हैं। एक ऐसा टेस्ट जिसे हम सब बहुत अच्छे से समझते हैं, और वो है हमारा अपना परिवार। अच्छा, जरा सोचिए, एक घर है, उसमें 2 बच्चे हैं। एक है मान लीजिए 5 साल का और दूसरा बस 1 साल का। तो क्या घर में ये रूल बनता है कि भाई हमारे घर में तो इक्वालिटी है, दोनों को बराबर ही चलना पड़ेगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं, हम छोटे बच्चे को गोद में उठा लेते हैं। तो यहाँ पर फेयरनेस का मतलब सबके लिए सेम रूल नहीं हुआ। असली फेयरनेस हुई जरूरत के हिसाब से एक्स्ट्रा हेल्प देना। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 2 भाई हैं और उनमें से एक की तबीयत ठीक नहीं है, बीमार है। डॉक्टर कहता है कि इसे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की, अच्छी खुराक की जरूरत है। तो क्या घर में ये कहा जाएगा कि नहीं, राशन तो दोनों में बराबर ही बटेगा, या हम ये इंश्योर करेंगे कि जो बीमार है उसे ठीक होने तक बेहतर खाना, बेहतर पोषण मिले? जवाब आई थिंक हम सबको पता है, इट्स ऑब्वियस। तो परिवार के अंदर जिसे हम फेयरनेस या न्याय कहते हैं, वो असल में एक तरह का पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है ना? ये जरूरत के आधार पर किया जाता है ताकि घर का हर मेंबर, सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। अब अगर इसी नजरिए से देखें तो सबको बराबर मौके का मतलब ही बदल जाता है। ये सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि ये परिवार को एक साथ जोड़े रखने का एक तरीका है। अच्छा, अब इसी फैमिली वाले प्रिंसिपल को देश के लेवल पर अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि हमारे संविधान को बनाने वालों की नज़र में ये पूरा देश एक बड़ा परिवार ही तो है। और उनके हिसाब से ये सिद्धांत ठीक वैसे ही यहाँ लागू होता है जैसे हमारे अपने घरों में होता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई इमोशनल बात नहीं है, इसके पीछे एक बहुत सॉलिड, बहुत गहरा लॉजिक है। जरा सोचिए, अगर किसी परिवार में एक बच्चे को लगातार इग्नोर किया जाए, उसे हमेशा बाकियों से कम समझा जाए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वो बच्चा बागी हो सकता है, रिजेंटफुल हो सकता है, और तब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए एक खतरा बन सकता है। एग्जैक्टली इसी तरह जब देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा ये फील करने लगता है कि उन्हें इग्नोर किया जा रहा है, तो विद्रोह की भावना पैदा हो सकती है। छत्तीसगढ़ और झारखंड के कुछ इलाकों में नक्सलवाद का बढ़ना इसका एक बहुत सैड एग्जाम्पल है। सच तो ये है कि किसी देश के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब से भी बड़ा खतरा तब होता है जब उसके अपने ही लोग खुद को उस देश का हिस्सा मानना बंद कर दें। इसीलिए रिजर्वेशन जैसी पॉलिसीज को सिर्फ सोशल जस्टिस का टूल नहीं, बल्कि नेशनल स्टेबिलिटी का एक बहुत जरूरी जरिया माना जाता है। तो सवाल ये उठता है कि हमारे इस देश रूपी परिवार में ये बीमारी, ये इम्बैलेंस आया कहाँ से, जिसके इलाज के लिए इस दवा की यानी रिजर्वेशन की जरूरत पड़ रही है? इसका जवाब हमें इतिहास में मिलता है। देखिए, एंशिएंट इंडिया में वर्ण व्यवस्था जो थी वो काम के बंटवारे पर बेस्ड थी। डिवीजन ऑफ लेबर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसमें जन्म से कोई ऊंचा या नीचा नहीं होता था। लेकिन वक्त के साथ ये सिस्टम बहुत रिजिड हो गया, जन्म पर आधारित हो गया, और जिनके पास एजुकेशन की, पावर की, ताकत थी, उन्होंने रूल्स अपने हिसाब से बनाने शुरू कर दिए। और इसका नतीजा क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम जो भेदभाव और अस्पृश्यता की जड़ बन गया। आज हम कुछ परसेंट आरक्षण पर इतनी बहस करते हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि हजारों सालों तक
उच्च वर्गों के पास शिक्षा में, मंदिरों में, यहाँ तक कि पब्लिक रोड्स पर भी एक तरह का 100% आरक्षण था और निचली जातियों के लिए मौके 0 थे, लिटरली 0। ये अस्पृश्यता की एक बहुत ही क्रूर सच्चाई थी। ये सिर्फ भेदभाव नहीं था, ये एक ऐसा सिस्टम था जो कुछ इंसानों को इंसान ही नहीं मानता था। जरा सोचिए, जब किसी के सिर्फ छूने से या उसकी परछाई से भी जमीन अपवित्र हो जाती हो, तो उसे शिक्षा का, सम्मान का, अवसर का मौका कैसे मिल सकता? और ये कहना कि कुछ समुदायों में काबिलियत या मेरिट नहीं था, यह हिस्ट्री को पूरी तरह से झुटलाना है। जब तक मौके थे, तब तक भारत के महान विचारक, संत और शिल्पकार हर समुदाय से आए। महर्षि वेदव्यास इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो मुद्दा कभी काबिलियत का था ही नहीं, मुद्दा हमेशा अवसर का रहा है, मौके का रहा है। अवसर मिलने पर क्या हो सकता है और अवसर ना मिलने का क्या मतलब होता है, इसको समझने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की कहानी से बेहतर शायद ही कोई और कहानी हो। सोचिए, जब वो स्कूल गए तो उन्हें अपनी बोरी खुद लेकर जानी पड़ती थी और क्लास के बाहर बैठना पड़ता था, सबसे अलग। अगर पानी पीना हो तो चपरासी का इंतजार करना पड़ता था, जो दूर से ऊपर से उनके हाथों में पानी डालता था। और जिस दिन वो चपरासी नहीं आता था, उस दिन उन्हें पानी तक नहीं मिलता था। ये सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, ये एजुकेशन के रास्ते में खड़ी की गई एक बहुत बड़ी दीवार थी। अब जरा सोचिए, अगर इतनी मुश्किलों के बावजूद सिर्फ एक छोटा सा मौका मिलने पर वो ये सब हासिल कर सके, तो उन लाखों करोड़ों लोगों की कैपेबिलिटी का क्या हुआ होगा जिन्हें वो छोटा सा मौका भी कभी नहीं मिला। उनकी सक्सेस इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अवसर मिलने पर क्या कुछ पॉसिबल है। तो आखिर में ये पूरी बात हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है, एक देश के तौर पर, एक फैमिली के तौर पर हम ऐसा क्या करें कि देश का हर नागरिक, हर सिटीजन खुद को इस बड़े परिवार का एक जरूरी और एक रिस्पेक्टेड मेंबर महसूस करे। ये सवाल हम सबको खुद से पूछने की जरूरत है।